आज 12 नवंबर है। आज ही के दिन सन 1946 में भारत के महान स्वाधीनता सेनानी, समाज सुधारक और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का बनारस में स्वर्गवास हुआ था। आज इस वीडियो में हम महामना मालवीय जी के अंतिम दिनों के बारे में जानेंगे। सन 1946 में मालवीय जी की आयु 85 वर्ष हो गई थी और वह काफी बूढ़े हो चुके थे। काफी बूढ़े हो जाने पर भी मालवीय जी के देहास्वान का कारण रोगाग्रस्त और बीमार होना नहीं था। उन दिनों मालवीय जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रेक्टर यानी कुलाधिसचिव के पद पर आसीन थे और विश्वविद्यालय परिसर में स्थित रेक्टर हाउस में ही रहा करते थे। यही रेक्टर हाउस सन 1949 में मालवीय भवन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वस्तुतः सन 1946 के अगस्त से अक्टूबर महीनों में बंगाल के कलकत्ता और नोआखाली में मुस्लिम लीगी गुंडों द्वारा पाकिस्तान की मांग को लेकर हिंदू जनता पर भीषण अत्याचार किए गए और 10,000 से अधिक हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया। इस घटना से पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ गई थी और महामना के कोमल हृदय पर इससे बड़ा भारी आघात लगा था। हिंदुओं के भविष्य के लिए चिंतित महामना ने 1 नवंबर 1946 को एक लंबा चौड़ा संदेश जारी किया कि हिंदुओं को अपनी आत्मरक्षा के लिए एकजुट हो जाना चाहिए और आतताई मुस्लिम गुंडों का प्रतिकार करना चाहिए। संदेश में मालवीय जी ने लिखा था कि मुसलमान नेताओं द्वारा दिया गया अग्निमय भाषण, अज्ञात मुसलमानी संस्थाओं द्वारा सावधानी के साथ जानबूझकर तैयार किए हुए गुप्त लेख, मुस्लिम लीग की धमकियों से भरा हुआ राजनीतिक रुख, कलकत्ते का हिंदू हत्याकांड, पूर्वी बंगाल में मुसलमानों के सुसंगठित दलों के द्वारा किए हुए कुकर्मों के रोमांचकारी समाचार और देश भर में दंगों का उत्पादन होकर प्रत्येक हिंदू का हृदय निश्चय ही रोष से खौलने लगना चाहिए। नारियों के साथ किए गए बर्बरतापूर्ण व्यवहार का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और हिंदू जाति की रक्षा के लिए कुछ कर डालने को उमड़ उठना चाहिए। मालवीय जी ने अपने संदेश में लिखा था कि हिंदुओं को आज अपने संरक्षक की बड़ी आवश्यकता है। बर्बरतापूर्ण आक्रमण, मिथ्या राजनीतिक प्रचार अथवा मेल मिलाप नीति की मिथ्या कल्पना या निर्जीव बना देने वाले तत्वज्ञान के द्वारा हिंदू अपने धर्म को मरने देना नहीं चाहते। वे अपनी संस्कृति को मिटने देना नहीं चाहते हैं। यदि हिंदू अपनी रक्षा नहीं करेंगे तो वे मर जाएंगे। यदि वे अपना संगठन नहीं करेंगे तो उनके नष्ट होने में देर नहीं लगेगी। यदि वे पिछड़े रहे तो रौंद कर क्रियारहित और निर्जीव बना दिए जाएंगे। मालवीय जी का ये संदेश मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक द हिंदू के 3 नवंबर 1946 के अंक में और गीता प्रेस, गोरखपुर द्वारा प्रकाशित हिंदी मासिक पत्रिका कल्याण के मालवीय अंक में प्रकाशित हुआ था। ये मालवीय अंक मालवीय जी के स्वर्गवास के बाद यानी दिसंबर 1946 में प्रकाशित हुआ था। 2 नवंबर 1946 को मालवीय जी ने गोपाष्टमी के दिन बनारस के सौदेपुर इलाके में अवस्थित च्यवनाश्रम गौशाला में भारतीय गोरक्षा मंडल द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभा में गोरक्षा पर भाषण दिया। ये भाषण मालवीय जी का अंतिम भाषण था। उनका गौमाता से अत्यंत स्नेह होने से उनके जाने के प्रोग्राम को कोई बंद न कर सका। पिछले कई दिनों से वे अपने साथियों से पूछ रहे थे कि गोपाष्टमी कब है। उस दिन वह सभा में गए और बहुत धीमे स्वर में भाषण दिया जो बहुत कम सुनने में आया। मालवीय जी के सहयोगी श्री यज्ञनारायण उपाध्याय ने उनके हर एक शब्द को दोहराया जिससे कि लोग उनका अंतिम भाषण सुन सके। सौदेपुर गौशाला के लिए जमीन देने वाले व्यास जी को धन्यवाद देते हुए मालवीय जी ने कहा कि भारतवर्ष ऐसे देश में गौ से क्या लाभ है, ये कहने की यहाँ आवश्यकता नहीं। उन्होंने शोक प्रकट किया कि यहाँ के बच्चों और बुढ़ों को दूध नहीं मिलता। इस कमी का अनुभव विश्व के द्वितीय महायुद्ध से अधिक हुआ। मालवीय जी ने लोगों से कहा कि आप लोग ऐसा संगठन करें जिसमें दूध अधिक हो और सभी को मिल सके। अंत में मालवीय जी ने जोर देकर कहा कि आप लोग अपने ग्राम में जाकर गोरक्षा का काम अवश्य करें। सभा के समाप्त होने पर उन्होंने कुश्ती देखने की इच्छा प्रकट की, अतः 4 कुश्तियां भी कराई गईं। पहले से ही अस्वस्थ मालवीय जी इस सभा में भाग लेने से और भी अधिक अस्वस्थ हो गए। दिनांक 4 और 5 नवंबर को महामना के स्वास्थ्य में बहुत गिरावट आ गई। रात करीब 12 बजे खांसी का तेज दौरा पड़ा जब एक डॉक्टर को बुलाना पड़ा। परेशानी कम हुई और दोपहर 1 बजे के बाद उन्हें गहरी नींद आई। पता चला कि नोआखली में हुए दंगों के बाद से मालवीय जी के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। उन्हें कई मौकों पर आंसू बहाते हुए देखा गया था जब दंगों के समाचार पत्रों में उन्हें पढ़ा जा रहा था। उन्होंने मिलने वाले सभी लोगों से नोआखाली की स्थिति के बारे में उत्सुकता से पूछताछ की। रात लगभग 10:30 बजे मालवीय जी कुछ समय के लिए बेहोश थे जब कर्नल जे.ए. वैद्य और डॉक्टर मंगल सिंह को बुलाया गया। उन्होंने पाया कि मालवीय जी मुश्किल से सांस ले रहे थे। जब मालवीय जी को होश आया तो उन्होंने दंगे की ताज़ा स्थिति के बारे में पूछा और यह भी पूछा कि क्या ये पुष्टि हो गई है कि महात्मा जी उपवास का सहारा ले रहे हैं।
मालवीय जी के आवास पर बड़ी संख्या में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्र छात्राएं, प्रोफेसर और बनारस के नागरिक इकट्ठा हुए। दूर दूर से कई ट्रंक कॉल भी आए। 6 नवंबर 1946 को मालवीय जी रात्रि की नींद नहीं ले सके। उनकी खांसी की शिकायत बनी रही, लेकिन सामान्य स्थिति में कोई गिरावट नहीं आई। 7 नवंबर 1946 को मालवीय जी की देखभाल कर रहे कर्नल जे.बी. वैद्य, कविराज सत्यनारायण शास्त्री और डॉक्टर मुकुंद स्वरूप वर्मा ने कहा कि मालवीय जी चौन की नींद आई। उस दिन नई दिल्ली से अपने पुत्र पंडित गोविंद मालवीय के आगमन पर मालवीय जी ने उनसे कई मिनट तक बातचीत की। बातचीत मुख्य रूप से देश में सांप्रदायिक स्थिति पर केंद्रित थी। गोविंद मालवीय ने बातचीत को संक्षिप्त किया तथा अपने पिता को स्वयं को तनाव में न रखने के लिए सहमत किया। 8 नवंबर 1946 को 7 डॉक्टरों और वैद्यों के एक दल ने घोषणा की कि यदि मालवीय के स्वास्थ्य में इसी प्रकार लगातार सुधार होता रहा तो वह जल्द ही खतरे से बाहर हो सकते हैं। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार मालवीय जी ने कल के धीमे सुधार को बनाए रखा है। उनका तापमान अब घटकर 99.2 डिग्री हो गया है। उनकी सामान्य स्थिति कल से बेहतर है। उस दिन वह सभी को पहचानने में सक्षम थे और थोड़ी बात भी कर सकते थे। महामना के पुत्र पंडित गोविंद मालवीय ने एक बयान में अपने पिता के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने वालों को धन्यवाद दिया। 9 नवंबर 1946 को मालवीय जी का स्वास्थ्य में पुनः गिरावट हो गई। उनका तापमान भी थोड़ा बढ़ गया। उनकी सामान्य स्थिति थोड़ी बिगड़ गई। मालवीय जी के गिरती हालत का ये बयान रात्रि 8 बजे मालवीय जी की देखभाल करने वाले 6 डॉक्टरों और वैद्यों के एक बोर्ड द्वारा जारी किया गया। 11 नवंबर 1946 को सुबह 10 बजे मालवीय जी का स्वास्थ्य जांच करने वाले डॉक्टरों के एक बोर्ड ने कहा कि महामना की हालत अभी और भी खराब है और बहुत गंभीर बनी हुई है। प्रातः 7 बजे मालवीय जी के बंगले से बुलेटिन जारी किया गया कि पिछली रात की हालत जारी है। मालवीय जी शांति से लेटे हुए हैं। उन्हें अपने आसपास की चीजों के बारे में होश आ गया है। वे हमेशा की तरह स्वस्थ रूप से सोते हुए प्रतीत होते हैं। उनके होंठ धीरे धीरे लेकिन लगातार चल रहे हैं। कल रात तक उनके नामों के उच्चारण के दौरान महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू कभी कभी सुनाई देते थे, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि वे लगातार हरे राम बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं। उनके चारों ओर पूर्ण शांति है। उसी दिन मालवीय जी के 3 बेटे और 2 बेटियां अपने परिवार के साथ बनारस पहुंच गए हैं। महात्मा गांधी, सर तेज बहादुर सप्राव और बड़ी संख्या में अन्य लोगों ने गोविंद मालवीय को टेलीग्राफ करके उनके पिता की हालत के बारे में पूछताछ की। मालवीय जी के आवास पर आज बुलाए जाने वालों में प्रमुख थे हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और हृदयनाथ कुंजरू। मालवीय जी आयुर्वेदिक दवाएं ही ले रहे थे। 12 नवंबर 1946 को सुबह वैद्यों ने बताया कि अगले 3 घंटे अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिन के 1 बजे महामना को 105 डिग्री ज्वर था। शाम में एलोपैथिक चिकित्सा का प्रयोग किया गया, परंतु महामना को बचाने के सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए और संध्या 04:13 पर भारत मां के लाल भारत भूषण महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी परम तत्व में लीन हो गए। महामना के अंतिम समय में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन उनके पास उपस्थित थे। महामना के देहत्याग की खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। देश के प्रमुख नेताओं ने श्रद्धांजलि व्यक्त की। पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तथा इलाहाबाद में सर तेज बहादुर सप्राव ने श्रद्धांजलि व्यक्त की। 13 नवंबर को प्रातः 9 बजे मालवीय जी की अंतिम यात्रा रेक्टा हाउस से निकाली गई। अर्थी के पीछे विशालतम जनसमुदाय चला। काशी के लगभग 2 लाख नर नारियों की अपूर्व उपस्थिति में मणिकर्णिका घाट पर साधारण लकड़ियों पर महामना का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। महामना द्वितीय सुपुत्र राधाकांत मालवीय ने मुखाग्नि दी। इस अवसर पर महात्मा गांधी ने श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए कहा, पंडित मालवीय के निधन से भारत ने अपने वरिष्ठतम और एक सबसे योग्य तथा अविचल सेवक को खो दिया है। अपने अंतिम क्षण तक उन्हें बराबर भारत और उसकी स्वाधीनता का ध्यान रहा। इस अवसर पर लेजिस्लेटिव असेंबली, नई दिल्ली में सदन के नेता जवाहरलाल नेहरू ने श्रद्धांजलि व्यक्त की।